हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार आया, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, कैसे लिखना है और सबसे इंपॉर्टेंट कितने इसके पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स। ये 14 पॉइंट्स मैं आपको 1 मिनट के अंदर 14 के 14 पॉइंट्स लर्न करा दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। पर पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद, ये 14 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद ये मैं स्टोरी बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, आप देखो 15-20 बार पूछा गया। और एक खास बात, ये मार्च 2023 में पूछा ही नहीं गया है, मतलब मार्च 2024 में आने का पूरा चांस है। अब इसके मार्क्स 3 प्रकार से बताऊंगा। एक तो 4 मार्क का आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 मतलब 5 मार्क का आ सकता है, या 8 मार्क का आ सकता है। 8 मार्क का आया तो आपको पूरे के पूरे कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 14 पॉइंट्स लिखने हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये 14 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल BYK कॉलेज का उसका स्टोरी बनाया, लेकिन मैं पहले आपको कैसे लिखना है वो बताता हूँ। तो बेटा क्या करना है आपको, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया ना, तो आपसे एक्सपेक्टेड है आप ऐसा ABC फॉर्म में लिखो, क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा कैसे लिखना है। तो इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लो तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है। कॉलेज का प्रिंसिपल स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अपन बोलते हैं ना आदमी बहुत प्रिंसिपल है, चोरी चकारी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो एक प्रकार का फंडामेंटल ट्रूथ है जो विच गाइड्स टू थॉट एंड एक्शन। वो आदमी प्रिंसिपल्ड है, इसका मतलब वो कर्म सही करेगा। जो मतलब ऐसा सोचो ना, सोर्स प्रिंसिपल है तो नतीजा सही होगा। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो फंडामेंटल ट्रूथ है जो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी लगा दो तो वो लीगली वैलिड रहेगा। अब जो मैनेजमेंट का हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में इसके एक्चुअली बाद है। FW टेलर करके एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बताया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को साइंटिफिकली तरीके से कैसे चलाया जाए। उन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो पूरे के पूरे कंपनी या संस्था को चलाने के लिए प्रिंसिपल दो, वो हेनरी फेयोल ने दिया। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, उन्होंने 1916 को बुक लिखी थी और 100 साल बाद ये बुक आज भी प्रिंट में है, आज भी ये बुक मिलती है। ये प्रिंसिपल इतने सटीक है 14 कि आप वर्ल्ड के कोई भी मैनेजमेंट स्कूल में चले जाओ, या आप BBA करो, या आप CBSE ICSE, आपको सब जगह मिलेगा। एक्चुअली हेनरी फेयोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने, उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने पूरे कंपनी एज अ होल को चलाने के लिए 14 प्रिंसिपल दिए। कैसे दिए, उन्होंने एक बुक लिखी 1916 को फ्रेंच में, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल है। उसको बाद में 1949 में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया और वो आज भी प्रिंट में है। तो उन्होंने क्या बोला, ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। मैनेजमेंट मतलब फोरकास्ट करो, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, कमांड करो, कोऑर्डिनेट करो, कंट्रोल करो। ये आपको डेफिनेशन के तौर पर लिखना है। बट सवाल ये है कि उनके प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ये 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए। क्या आप तैयार हो एक एक प्रिंसिपल? मैं आपको हर एक जगह पे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको आसानी होगा। उनका पहला प्रिंसिपल जो वर्ल्ड वाइड लागू होता है, सारे कंपनी के लिए लागू होता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने कहा आप काम का बंटवारा करो और स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स।
टेक्निकल काम, प्रोडक्शन काम रहेगा तो इंजीनियर को लगाओ, अकाउंट्स का काम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाओ, मार्केटिंग का काम है तो एमबीए को लगाओ। तो उन्होंने बोला एक कंपनी में जो काम है उसको अलग अलग भाग में बांटो, जो आदमी जिसके लिए स्किल्ड है, आप कॉमर्स कर रहे हो तो आप अकाउंट्स ये सब में स्किल्ड होंगे, तो आपको अकाउंट्स का काम दिया जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंजीनियर को बुला लो। लॉजिक समझ में आ रहा है? मार्केटिंग करना है तो एमबीए मार्केटिंग को बुला लो। सो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आता है? स्पेशलाइजेशन। और किन लोग को चुनो? उन लोग के क्वालिटी, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और स्किल के हिसाब से चुनो और उस हिसाब से उनको काम दो। लॉजिक समझ में आया? बराबर है ना? वर्ल्ड में एक ही आदमी खरीदेगा, एक आदमी बेचेगा, एक आदमी प्रोडक्शन करेगा तो आपका मास्टरी नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो और हर एक काम। अब आपका घर भी ले लो, माताजी खाना बनाती है, पिताजी काम करते हैं, आप स्टडी करते हो, बाहर से कुछ किराना लाना है तो आप जाते हो, माताजी खाना बनाती है, पिताजी काम करके घर चलाने के लिए पैसे लाते हैं। डिवाइड हुआ है ना घर पे भी काम, यही काम कंपनी में भी डिवाइड करने बोला है। और यदि माताजी घर पे नहीं है तो खाने का प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क नेसेसरी है एज पर हेनरी फेयोल। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? राइट टू टेक डिसीजंस। एक बात बताओ, आपके कॉलेज में सबसे ऊंचे पद पे कौन है? प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर, उसके बाद आप लोग। सो अथॉरिटी प्रिंसिपल से, टीचर से स्टूडेंट के नीचे की ओर आती है, और तुम जवाबदार हो टीचर के हो, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, वाइवा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर आता है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है। सो व्हाट इज अथॉरिटी? द राइट टू टेक डिसीजंस। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ एक प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, कब एग्जाम रखना, कैसे एडमिशन करवाना, ये अथॉरिटी है, लेकिन प्रिंसिपल जवाबदार भी है। प्रिंसिपल किसको रिपोर्ट करेगा? महाराष्ट्र बोर्ड को। महाराष्ट्र बोर्ड किसको रिपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। सो बोलने का तात्पर्य, ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ऑथोरिटी का मिसयूज किया, ठीक है, जैसे आपके पास ताकत है, दिल्ली में हो रहा है ना पॉलिटिकल सर्कल में, खर्चा ज्यादा कर दिया घर के बंगले के लिए, न्यूज आ रहा है ना, तो आप जवाबदार माने जाओगे। आपके पास ताकत है लेकिन ताकत का मिसयूज किया तो आप जवाबदार माने जाओगे। मतलब आपके पास ताकत है और जवाबदारी से आप जियोगे तो कंपनी आगे बढ़ेगा। सो आपको क्या याद रखना है? ऑथोरिटी डिसीजन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको काम दिया है वो आपको पूरा करना है। ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। जहां ऑथोरिटी है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑथोरिटी है जवाबदारी नहीं है तो इराक हो जाएगा, सद्दाम हुसैन। आया समझ में? अभी अपने देश में प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ऑथोरिटी है, जवाबदारी भी। कैसे बैलेंस पे चल रहा है देश? तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने क्या कहा? डिसिप्लिन क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द एंटरप्राइज। आज मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा, गूगल में एक एम्प्लॉय था परचेज डिपार्टमेंट में, उसने 2008 में से 7 साल लगातार 17 मिलियन का फ्रॉड किया। मतलब कितना हुआ? 100 करोड़। कंपनी जब आपको अपॉइंट करती है तो आपको बताती है कि ये जो सीक्रेट्स है आप बाहर नहीं बता सकते, ठीक है ना? तो डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एंटरप्राइज, बाद में उस पर कोर्ट का केस हुआ और आज नतीजा निकला, उस एम्प्लॉय को 200 करोड़ रुपए का फाइन लगा। 100 करोड़ खाया, 200 करोड़। अब डिसिप्लिन कैसे कुछ कंपनीज मेंटेन करते हैं? एक सिंपल सा पार्किंग ले लो। बॉश कंपनी नासिक, पता है? कुछ साल पहले 4 लोग दारू पीकर आए थे काम करने, कंपनी ने उनको जॉब से हकाल दिया, सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। बॉश ने बोला रिटर्न एग्रीमेंट में था ये सब अलाउड नहीं है, तो डिसिप्लिन विन डिसिप्लिन, उन्होंने लिया ही नहीं, लास्ट में वर्कर्स को स्ट्राइक खत्म करना पड़ा। और कुछ कंपनी बोलती है आप हेलमेट पहनोगे तो ही आपकी गाड़ी गेट के अंदर अलाउड करेंगे, जहां पे सेफ्टी मिलेगा,
वरना अंदर आने देंगे नहीं। अंदर आप सिगरेट स्मोक करने के अलग रूम्स है, आप हर जगह पे रूम्स में स्मोक नहीं कर सकते। एक बेस्ट एग्जांपल एप्पल का एक किस्सा है। एक आदमी अपनी बेटी के साथ आया, बेटी को लेकर आया कि तुझे देखना है ना कंपनी, वहां पे स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आप शूट नहीं कर सकते। उसकी बेटी ने ऐसे शूट किया, पता नहीं चलता, बट उसने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। द मोमेंट ये अपलोड हुआ, एप्पल ने इंस्टेंटली उस आदमी को हकल दिया। उस आदमी ने माफी मांगा, नहीं लिया वापस उसको। आया समझ में? सो डिसिप्लिन की कीमत चुकाई जाती है। अब यूपी में कैसे, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, डिसिप्लिन आ गया ना, पता है मैं कुछ करूंगा गोली मारेंगे, जेल तो दूर की बात है, पहले ही मेरे को भगवान के पास जाना पड़ेगा, उससे अच्छा भाई कुछ नहीं करता हूं। अरे वहां के क्रिमिनल बुरखा पहन के जा रहे पुलिस चौक में कि भाई बुरखा पहन के, और फिर खोल रहे, मुझे मुझे अरेस्ट करो, बाहर रहेगा तो गोली मार दोगे। ऐसी हालत हो गई है वहां पे। डिसिप्लिन आया समझ में? सो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है, डिसिप्लिन नहीं रहा ना तो सब चीज में फर्क पड़ता है। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत गजब उन्होंने आइडिया बताया। नाउ सीएसके जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, ये कौन है? धोनी। सीएसके में वाइस कैप्टन कौन है? हाँ, सपोजली एक मैच में धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ है। ये बोलता है बॉलिंग, धोनी धोनी बोलता है इसको बॉलिंग डाल, एक बॉलर को, ऋतुराज गायकवाड़ बोलता है दूसरे को। कंफ्यूजन नहीं होगा? सो एक मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, लेकिन कैप्टन नहीं रहा तो वाइस कैप्टन टेम्परली किसका काम करेगा? कैप्टन का। सो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि इफ देर आर 10 वर्कर्स दे शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। फॉर एग्जाम्पल, आपका ओसीएम में 2 टीचर है, दोनों फर्स्ट चैप्टर सिखा रही है, आपको दोनों का स्टाइल अलग है, होमवर्क देने का अलग है, टेक्निक अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो देर शुड बी वन टीचर फॉर द सब्जेक्ट। इफ मल्टीपल टीचर्स रहे ना, बहुत नुकसान ही होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वर्कर्स शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। क्यों? फाइनेंस मैनेजर एक ही रहता है। यदि 15 लोग हैं, वो रिपोर्ट किसको करेंगे? फाइनेंस मैनेजर। अब वो मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट किया, मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कल 9 बजे मेरे पास आ, फाइनेंस मैनेजर ने बोला कल 9 बजे मेरे पास आ, किसके पास जाएंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स यू मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। इफ देर आर 2 बॉसेस लाइक दिस, कंफ्यूजन होगा। और इसको सुपीरियर बोलते हैं, इसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, तीनों इसको रिपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम होता है, ये रॉन्ग अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? राइट अप्रोच। इतना तक समझा? 5th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी सपोजिटली आप 12th के बाद सोचते हो बीबीए करना, एक बोल लॉ, होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, बीसीए, इंटरनेशनल बिजनेस का बीबीए, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, आप सातों के सातों एक साथ कर पाएंगे? द आंसर इज नो। आप 12th के बाद 10 प्लान बनाओ, बट आप इंप्लीमेंट एक ही कर पाएंगे। और वैसे भी अंडर ग्रेजुएट में एक ही फुल टाइम कोर्स अलाउड है, 2 फुल टाइम कोर्स अलाउड नहीं है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं। आपका गोल है, मारुति ने 2022-23 में 19,60,000 कार्स बेचे। ये जो साल है 23-24 में, वो क्या बोलेगा? हम 22 लाख कार बेचेंगे। अब उसके लिए वो लोग क्या बोलेंगे? हर 3 महीने में हम नवा एसयूवी लॉन्च करेंगे। इंडिया में जितने कार बिकते हैं ना, आधे एसयूवी बिक रहे हैं फिलहाल। फ्रॉन्क्स लॉन्च किया उन लोगों ने, सुना है? फ्रॉन्क्स गजब एक एक लॉन्च कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम 10 कार लॉन्च करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको 1-2 अच्छे कार लॉन्च करो, उसको इंप्लीमेंट करो, नहीं तो क्या आएगा? यदि आपने फ्रॉन्क्स लॉन्च कर दिया, वेटिंग 8 महीने का, लोग क्या करेंगे? टोयोटा हाईराइडर के पास चले जाएंगे। सो आप गोल बनाया, उसको अचीव करने के लिए 4-5 ऑल्टरनेटिव्स बनाओ, बट इंप्लीमेंट एक ही करो। तो मल्टीटास्किंग गलत चीज है, क्योंकि आप एक साथ 5 काम कर रहे हो ना, आप मास्टर ही नहीं बन पाओगे, काम टूटेगा। एक काम करो, अच्छे तरीके से करो। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है आप 1 हेड 1 प्लान। 1 हेड मतलब ये अप्रोच, यूनिटी ऑफ कमांड, 1 प्लान।
आप 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक करो। आप दिन भर का स्टडी का प्लान क्या कर सकते हो, सवेरे 6 से 10 या रात को 10 से 12, रात को 10 से 2 दोपहर को। आप तीनों इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप 3 टाइम पढ़ोगे नहीं, आपका मोबाइल आपको करने देगा नहीं। तो एक प्लान बनाओ, उसको इंप्लीमेंट करो। छठवां बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। सपोजिटली मारुति या एप्पल ले लो एग्जांपल, पिछले साल कितने का उन्होंने मोबाइल्स बेचा, 56,000 करोड़। ठीक है, महीने का कितना बेचा होगा, 5,000 करोड़ का। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है, वो बोलता है मैं 1 करोड़ का हैंडसेट बनाऊंगा, लेकिन कंपनी चाहती है वो 1.5 करोड़ का बनाए ताकि टारगेट सेट हो। किसी एक का गोल अचीव होगा, किसी एक का नहीं होगा। डू यू एग्री? सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट? यदि इंडिविजुअल का गोल, सी कुछ लोग ढीले रहते हैं, आपको 90% लाना है तो आपको 2 घंटा दिन का पढ़ाई और आगे चलकर 4 घंटा जरूरी है। आप आधे घंटा बनाओगे और कॉलेज या क्लास ने आपके लिए 90% का टारगेट बनाया है और आप सोचते हो 80%, तो मिसमैच होना ही है, दोनों में से एक तो दुखी होना ही है। सो ये पॉइंट बोलता है यदि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो केयर लेना पड़ेगा कि दोनों के गोल यूनाइट करने। या तो एम्प्लॉय को बोलो लाख का 1.5 लाख करे, ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5 लाख का 1 लाख किया तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा। सो बेस्ट क्या तरीका है, एक एग्जांपल बोलता हूं। वॉल्ट डिज्नी सुना है? उसने डिज्नीलैंड वर्ल्ड का सबसे फेमस क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट पार्क है। एक एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को सिखाया जाता है, एक एम्प्लॉय बात कर रहा था रूडली, किससे, विजिटर्स गेस्ट से। एक बार उसको मैनेजर ने बुलाया, बोला कि हम किस लिए हैं, लोगों को खुशी देने के लिए। सो तू जो रूड रह रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल और कल्चर के खिलाफ है। तू उनसे रूड रह रहा है, वो लोग इतने दूर से खुशी मनाने और तेरे वजह से दुखी हो रहे हैं, तो मिसमैच हो रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और इसका। सो तू जाकर उनके खुशियों में बढ़ावा कर, रूड मत रहे, क्योंकि मिसमैच हो रहा है तेरे गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का। सो इफ डिफरेंस आ रहा है तो दोनों को एक साथ लेके जाने के लिए पहल कंपनी को करनी होगी। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, आप एक, आपको नहीं ब्रेन की बीमारी है, सर बहुत मोबाइल खेलते हैं हमको कंट्रोल नहीं होता, तो एक ब्रेन सर्जन बोलता है आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तो आप जाते हो, कंपाउंडर रहता है, आज डॉक्टर नहीं है, ब्रेन सर्जन नहीं है, मैं कर दूं, आपका तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, हार्ट, ब्रेन के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्यों? वो सर्जरी कौन कर सकता है? ब्रेन सर्जन ही। तो डू यू एग्री, डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जाता है और टॉप लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन आप फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते हो हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में बहुत अच्छा होता है, ब्लड चेक का अलग आदमी, बराबर है, रेडियोलॉजिस्ट अलग से आदमी, फिर यूरिन सैंपल अलग से, फिर आई का चेकअप, हार्ट का चेकअप, सब अलग अलग हो और सबको अथॉरिटी है आपका चेक करके रिपोर्ट बना के देने के लिए, और फिर फाइनली वो जाता है डॉक्टर के पास। बोलने का तात्पर्य यह है, सेंट्रलाइजेशन में टॉप का आदमी डिसीजन लेता है, बाकी लोग को सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। डॉक्टर ने जब सर्जरी का डिसाइड किया, कंपाउंडर आएगा, जैसे डॉक्टर बोलेगा वैसे करेगा, बट खुद से फैसला नहीं ले पाएगा। बट जब आप फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते हो तो अलग अलग डॉक्टर्स जो रहेंगे, ऑप्थोमोल, सब एमबीबीएस ही रहते भाई, सब अपने तरीके से आपका चेकअप करके, ठीक है ना, हार्ट में स्ट्रेस टेस्ट ये सब करके रिपोर्ट बना देंगे, तो उनको अथॉरिटी है। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? वहां पे डिसीजन टॉप, मिडिल और लोअर तीनों लोग लेते हैं। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? डिसीजन सिर्फ टॉप में लिया जाता है। तो सवाल यह है कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा क्या डिसेंट्रलाइजेशन? द आंसर इज दोनों। क्योंकि जियो 5G लॉन्च ब्रेन किसका होगा? मुकेश अंबानी। इंप्लीमेंट कौन करेगा? डाउन द लाइन लोग करेंगे ना, नहीं तो कैसे चलेगा? इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन सब लगेंगे, तो इंप्लीमेंट करने के लिए कौन लगेगा? लोअर लेवल। सो इसका बोलने का तात्पर्य है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होने चाहिए। स्किल्ड काम में मानते हैं सेंट्रलाइजेशन लगता है, लेकिन कंपनी में दोनों का होना जरूरी है।
8वां प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अभी एक कंपनी है, वो पगार हाँ बेस्ट, एप्पल का स्टोर बॉम्बे में खुला है। कितना भाड़ा भर रहे हैं वो लोग? 18 अप्रैल 2023 को खुला, ठीक है, करीबन 48 लाख रुपीस मंथ का ये है ना। उन्होंने एम्प्लॉय कहाँ से चुने? MBA, BTech, MTech, 1 लाख रुपए महीने का पगार, लेकिन क्वालिफिकेशन BTech MTech। अच्छा, 1 लाख का उन लोगों ने 10 लाख दिया पगार से, एप्पल घाटे में चला जाएगा। 15,000 दिया तो कोई नहीं आएगा। सो रेम्यूनरेशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस के हिसाब से पगार दो, बराबर है। अभी बोलने का तात्पर्य, आपने बहुत ज्यादा पगार दिया तो कंपनी घाटे में चला जाएगा। आपने बहुत कम पगार दिया, लोग छोड़ के चले जाएंगे, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। लेबर टर्नओवर बढ़ गया, डायमंड कंपनी सुना है? डायमंड कंपनी में एक आदमी छोड़ के जाता है, उसके जगह दूसरा आएगा, उसको ट्रेनिंग का खर्चा 10 लाख रुपए आता है, क्योंकि डायमंड खराब करेगा। सो कंपनी इसलिए पगार बराबर देती है, कम देगी, लोग छोड़ के जाएंगे, कहाँ से नए लोग को ट्रेन करें? नुकसान कितना होता है? भरोसे वाला आदमी लगता है। डायमंड इंडस्ट्री में तुम्हारा बैकग्राउंड सॉलिड चेक होता है, ऐसे थोड़ी लेते किसी को भी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्केलर चेन जैसे प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, स्टूडेंट है ना, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का टॉप टू लोअर लेवल का हायरार्की बोलते हैं इसको। और ये स्केलर चेन, ये टॉप लेवल टू लोअर लेवल का एक हायरार्की है। अब ये जो चेन क्या बोलता है? सपोजिटली ये तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फिनेंस डिपार्टमेंट है, डी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जी फिनेंस का एग्जीक्यूटिव है। अब डी को जी से बात करना है तो डी सी से परमिशन लेगा, सी बी से, ए बी ए से, ए ने हाँ बोला, उसके बाद जी एफ से लेगा, एफ ई से लेगा, ए से हाँ बोला, फिर बात होगा। लेकिन डू यू एग्री, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबा होता है। इसके बजाय एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, डायरेक्टली डी जी से बात करें। तो आपका स्केलर चेन प्रिंसिपल बताता है कि जो मैनेजर है, जैसे फिनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, HR मैनेजर, इनको फंक्शनल मैनेजर्स बोलते हैं। इनके अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, एक दूसरे से बात करना है तो अपने सीनियर से पूछने के बजाय डायरेक्टली बात करो बाय ड्रॉइंग अ गैंग प्लैंक। इससे कंपनी का टाइम और कॉस्ट बचता है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलते हैं। कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। आप कोई कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे ना, सपोजिटली आपका घर का ड्राइंग रूम वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ड्राइंग रूम का कॉर्नर में एक स्टोर्स होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है ना, उसके ठीक लग के या उसके अंदर स्टोर्स रहता है। स्टोर्स क्या करता है? रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। बोलने का तात्पर्य, हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अभी जो नया पार्लियामेंट बन रहा है ना दिल्ली में, सुना है? नया पार्लियामेंट बन रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर का जो बंगला है वो नए पार्लियामेंट जो बन रहा है उसके एकदम नजदीक है। भाई कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है, वॉर, तो क्या आप इतना दूर जाओगे क्या? इंस्टेंट जाना पड़ेगा ना पार्लियामेंट में जाकर। सो पीएमओ ऑफिस ये सब बहुत नजदीक रखा है। तो बोलने का तात्पर्य, ऑर्डर मतलब सब चीज अपने सही जगह पे होनी चाहिए। मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 2 महीने का समर ट्रेनिंग किया था। वहां पे बहुत क्लियर था, मैनेजर का अपना कैबिन था, एक्सपीरियंस लोग एक साइड में थे, हम लोग जो बिगिनर्स थे एक साइड में थे। और आपको फाइल चाहिए ना, इस साल का वहां पे एक फाइल का शेल्फ था, लेकिन पुराने फाइल्स ना बेसमेंट में एक जगह है जहां पे, सो जो रेगुलर लगता है सामने रखो, जो रेगुलर नहीं है उसको अंदर रखो। तो कंपनी में यदि ऑर्डर रहा ना, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आपने नोट किया होगा, आपको ढूंढने को कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है। यदि सही से ऑर्डर मतलब सही चीज सही जगह पे होनी चाहिए, इससे कंपनी का टाइम काफी हद तक बचता है। आया समझ में? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अल्टीमेटली आपका एफिशिएंसी बढ़ाना है,
हर चीज मिक्सअप कर दे हुए हर डिपार्टमेंट के फाइल्स ढूंढने में टाइम जाता है। आया समझ में? मैनेजमेंट ऑफ इक्विटी। अभी जब मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में समर ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैं इक्विटी का पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोपहर को 12 या 1 बजे हमारा लंच होता था। तो लंच ऑफिसर जो अकाउंट्स में मैं था, तो लंच ना एक अच्छा गोल टेबल, बढ़िया खाना, और जब मैं आता था ना तो पहले वर्कर्स का दिखता था, बाकड़े जैसे लगाए हुए ना, और टेबल, खाना भी उनका अलग। मैं मेरा हो गया समर ट्रेनिंग। नेक्स्ट ईयर है, कुछ साल बाद वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने बोला इक्विटी, हम और ऑफिसर्स में भेदभाव क्यों कर रहे हैं, हम भी तो इंसान हैं। हमको बाकड़े दिए, उनको राउंड टेबल, अच्छा खाना, मिठाई, हमको ऑर्डिनरी खाना। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को झुकना पड़ा। आज वहाँ पे दोनों का खाना सेम बनता है। सो बोलने का तात्पर्य है कि इक्विटी मतलब सबको आप सरीखा ट्रीट करो, सम्मान दो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। उसी ट्रेनिंग के दौरान एक फिनेंस मैनेजर था, मुझे लगता है नाम राजेश वेद था। वो काफ़ी फेमस थे, कोई भी आदमी कभी भी उनके कैबिन में जा सकता था। वो जूनियर और सबको बहुत बढ़िया ट्रीट करते थे। और वो आज बॉम्बे में बोलते ना, हेड हेड ऑफिस में उनको बुला लिया, इतना बढ़िया काम किया। अब वो वाली बात है, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आज अपने देश के गजब काम किया। तो वही है, आप सबको सरीका ट्रीट करो, आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। आज से ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक स्टोरी बताऊंगा। 20 साल पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरा रात को एक 8 से 9 का बैच होता था, एक डीबीएम करके कोर्स है। अब सबके सब इंजीनियर्स, एमबीए जो नहीं कर सकते वो कंपनी में डीबीएम करके आई थिंक मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स करते थे। तो रात को 8 से 9 मेरे पास अकाउंट्स के लिए आते थे। तो मैं यंग था और वो लोग सब 30, 35, 40। तो वो लोग एक दिन आए, हमेशा हंसी मजाक से बैच होता था, बट एक दिन वो लोग दुखी हो गए। मतलब क्या हुआ? उन्होंने एक मैनेजर को फैक्ट्री के बाहर से घर भेज दिया। तो क्या हुआ? इफ आपको जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, अब तक गूगल में लोगों को हकालते नहीं थे, सडनली 10-12 हज़ार लोग को हकाल दिया। फेसबुक में 10-12 हज़ार लोग को हकाल दिया। एप्पल ने कुछ एम्प्लॉयज कम किए। अब क्या होता है, जब आपको स्टेबिलिटी, पहले महीने बहुत हंसी मजाक से बैच हुआ, फिर नेक्स्ट दिन आए, बोले कि सर हम भगवान से प्रार्थना करके आज हमारा नंबर ना आ जाए। जैसे आपको जापानीज लोग क्यों आ गए? क्योंकि उसका जो आदमी एक कंपनी में काम करता है, पूरा जीवन 40 साल उधर ही काम करेगा, कंपनी लॉस में भी जाएगी तो एम्प्लॉय को हकालेगी नहीं। बट आजकल का ट्रेंड है, काम नहीं कर रहा है ना, या कंपनी लॉस में ना, हकाल दो। तो यदि एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी दिया जाता है, उसका क्वालिटी बढ़ता है, तो फिर सडनली लोग दूसरा जॉब ढूंढने लगे, ऐसा हो जाता है। आप स्टेबिलिटी दोगे तो एम्प्लॉय टिकेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अभी मुकेश अंबानी की वजह से रिलायंस बहुत आगे आ गया, बट मुकेश अंबानी की एज 60-65 प्लस है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। एक उम्र बढ़ रही है। तो अभी क्या हुआ, आकाश अंबानी आई थिंक जियो संभालता है, या बेटी रिटेल। सो क्या हो रहा है, आप जब दूसरों को मौका देते हैं, तू फैसला ले, गलत हो गया तो भी चलेगा। तो सीखते सीखते आज जियो बड़ा कंपनी है, रिटेल बड़ा कंपनी है, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जब आप इनिशिएटिव लेने को आप तैयार करते हो, और उस जूनियर को, जिसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हो, आगे चलकर वो मैनेजर का पोस्ट आराम से ले लेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो इनिशिएटिव मतलब आप डिसीजन लो खुद से, गलत हो गया तो भी आपको हकाला नहीं जाएगा, क्योंकि गलत फैसले में कंपनी का लॉस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉप्स। आप एक कंपनी में जाओगे ना, जैसे रिलायंस में, टाटाज में, खास करके ताज होटल के मालिक टाटाज हैं, एक बोलते ना बॉन्डिंग है, एक यूनिटी है, एक पीसफुलनेस है। बट एस्पिरिटी कॉप्स मतलब हार्मनी, पीसफुलनेस। अब ये पीसफुल कब उजड़ा? बजाज कंपनी में 1970 लेट 1970s में स्ट्राइक हुआ, पुलिस फायरिंग हुआ, 3 लोग मरे। मारुति कंपनी में एचआर के मैनेजर को मार दिया एम्प्लॉयज ने। एक ग्रेजियानो कंपनी है, उसका डायरेक्टर हेड को उड़ा दिया। सो
ऐसे हालात में कंपनी में पूरा शांति खराब हो जाता है। वो कंपनी आगे बढ़ती है जो पीसफुली काम करती है, इसको एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलते हैं। समझ में आया? अब मैंने क्या प्रॉमिस किया था, ये 14 पॉइंट आपको लर्न कराऊंगा, तो इसका मैंने एक स्टोरी बनाया है, वो आपको मैं अभी सुनाता हूँ। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो मैंने पॉइंट्स बनाया था, अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो कि आपका कॉलेज है, कॉलेज में 2 कैबिन्स हैं, एक कैबिन प्रिंसिपल का, एक कैबिन वाइस प्रिंसिपल का। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसे सोचो, प्रिंसिपल कॉमर्स देखते हैं, वाइस प्रिंसिपल साइंस देखते हैं, काम का बंटवारा किया है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल क्या देखते हैं? पहले डिवीजन ऑफ वर्क, और वाइस प्रिंसिपल क्या देखते हैं? ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास। अब जो दोनों का कैबिन है, बीच में दीवार नहीं है, बीच में कांच है, उसमें कागज में एक शब्द चिपकाया गया है, डिसिप्लिन। पहला पॉइंट, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने काम का बंटवारा किया, डिवीजन ऑफ वर्क। कॉमर्स प्रिंसिपल देखते हैं, साइंस वाइस प्रिंसिपल देखते हैं। ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास। दोनों कैबिन के बीच में जो कांच है उसमें क्या लिखा हुआ है? डिसिप्लिन। उतने में एक साइंस की टीचर आती है जो प्रिंसिपल के कैबिन में, कॉमर्स के कैबिन में। तो प्रिंसिपल को बोलती है, सर आज का कमांड क्या है? प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम मेरे पास गलत जगह पे आ गई, तू वाइस प्रिंसिपल के पास जा, ये बाजू में कैबिन है, डायरेक्शन देते हैं, वहां के वाइस प्रिंसिपल संभालते हैं। समझ में आया? वापिस एक बार, पॉइंट नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा किया है, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल, बीच में कांच है, क्या चिपकाया गया? डिसिप्लिन। एक साइंस की टीचर आती है, प्रिंसिपल जो कॉमर्स संभालता है उनके कैबिन में, आज का क्या कमांड है? तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, मेरे पास मत आ, वाइस प्रिंसिपल के पास जा, ये बाजू में उनका कैबिन है, उसका डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, प्रिंसिपल काम करते रहते हैं, थोड़ी देर में उनकी एक सबॉर्डिनेट, जूनियर सेक्रेटरी, वो आती है, सबॉर्डिनेट, और कैबिन में आती है, वो उनकी असिस्टेंट या सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर रहती है, वो आती है और थोड़ा शांत रहती है। प्रिंसिपल पूछते क्या हुआ? वो बोलती है कि आज 7 तारीख है, मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है? वापिस एक बार, पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में डिवीजन ऑफ वर्क। फिर दूसरा, ऑथोरिटी किसके पास? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल, बीच में कांच है, क्या चिपकाया हुआ है? प्रिंसिपल। एक साइंस की टीचर आती है, प्रिंसिपल को बोलती है आज कमांड क्या है? प्रिंसिपल बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल के ये कैबिन डायरेक्शन ये रहा, उधर जा। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल की सबॉर्डिनेट आती है और बोलती है आज 7 तारीख को मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है? प्रिंसिपल बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंट्रल बैंक का चेक ले ले। आज तो सेंट्रल है ना, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुना है? एक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेन ले और का चेक ले ले, बस जाते समय दरवाजे को चेन लगा के जा, जाते समय दरवाजे को चेन लगा के जा। वो जाती है। फिर प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं कि हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। इक्विटी शेयर है, एसपी में चैप्टर नंबर 2 में है। वापिस एक बार, पहला, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का 2 कैबिन है, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है, ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल, बीच में कांच है, क्या चिपकाया हुआ है? प्रिंसिपल, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सॉरी डिसिप्लिन। फिर कौन आता है? एक टीचर साइंस की, वो क्या बोलती है आज का कमांड क्या है? तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, वो जाती है। थोड़ी देर बाद एक सबॉर्डिनेट आती है और बोलती है आज मुझे 7 तारीख के रेम्यूनरेशन मिल सकता है? तो प्रिंसिपल बोलते हैं ओके, सेंट्रल बैंक का चेन ले। वो बोलती है मैं तुरंत जमा करने जाऊँ? तो बोलते हैं चेन लगा के जा। वो जाती है। फिर प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं, सबको एक इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा। अब वो जाती है। फिर वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा टेन्योर बीवाई के कॉलेज में मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा टेन्योर ख़त्म होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं 12 साल के लिए ज्वाइन किया था, मेरा टेन्योर ख़त्म होता है। मैंने इनिशिएटिव लिया है और मुझे केटीसीएम जो कि दूसरा कॉलेज है, मैंने इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गया और आपने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया, इसलिए मैं आपको एस्पिरिट एक लग्जरी ब्रांड है, उसकी घड़ी आपको दे रहा हूँ, उसके लिए आया।
पॉइंट नंबर 1, चलो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल, दोनों कैबिन के बीच में एक कांच है, वहां पे क्या चिपका है, और डिसिप्लिन। एक साइंस की टीचर आती है और बोलती है आज का कमांड क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्शन देते हैं, वाइस प्रिंसिपल के पास जा। फिर थोड़ी देर बाद एक सबऑर्डिनेट आती है, बोलती है आज 7 तारीख के मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है, बोलते ओके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले। बोलती है मैं अभी जाऊँ जमा करने, तो प्रिंसिपल बोलते ओके चेन लगा के जा, स्केलर चेन। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं, हर एक स्टूडेंट को कॉलेज का एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। उतने में वाइस प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं मेरा यहाँ का 12 साल का टेन्योर खत्म होता है, मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरा अभी BYK कॉलेज में काम खत्म होता है, मैं KTHM में जाऊँगा, मैंने इनिशिएटिव लिया, बस आपने इतना 12 साल साथ दिया, मैं आपको एक एस्पिरिट की घड़ी देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके 14 पॉइंट्स खत्म होते हैं। तो आपको कोई डाउट्स है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, खास करके ये स्टोरी जिससे 14 के 14 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर मैंने आपको बोला था। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।